हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी। और कल मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कारण भी बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। लेकिन जो लोग मुझसे बहुत उम्मीद करते हैं तो उनके लिए मैं जो है फिर से एक वीडियो के साथ जो है वो प्रेजेंट हूँ। हालांकि आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली आज भी है। चलिए, वो बातें तो बेकब होती ही रहेंगी। मैंने आपको एलिजाबेथन एज पे मैंने पढ़ाना शुरू करा था। बीच में अगर ब्रेक ना होता तो कल हम लोग उसे ख़त्म कर लेते। गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज जब क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर आई और उसके बाद 1603 तक ये एज, वैसे हालांकि ये एज में काफ़ी सारा राइटर्स जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो लिटरेचर प्रोड्यूस करा, इसीलिए इसे गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर जो है वो कहा जाता है। और मैंने आपको इनमें बताया था स्पेंसर के बारे में, सर फिलिप सिडनी, यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और शेक्सपियर के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया था। हालांकि शेक्सपियर तो बहुत वाइड टॉपिक है। आज हम एलिजाबेथन एज के अन्य राइटर्स और उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं वो सब हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे। तो सर चलिए, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में यूनिवर्सिटी विट्स पे और शेक्सपियर पे उस पर ख़त्म करा था। उससे आगे जो है वो हम पढ़ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को जो बताऊंगी द नेक्स्ट जो वर्क मुझे आपको जो राइटर बताना है दैट इज जॉर्ज चैपमैन। ये कैसे ये राइटर में से क्वेश्चन आते हैं, क्या है इस राइटर का, सबसे पहले इस बारे में सुनिए। जॉर्ज चैपमैन जो जाना जाता है वो अपनी ट्रांसलेशन के लिए जाना जाता है होमर के इलियड एंड ओडिसी का। लेकिन इसके अलावा उसकी जो रेपुटेशन है वो और भी ज़्यादा सीमेंटेड हुई थी जब उसने मार्लो की पोएम हीरो एंड लिएंडर को कंटिन्यू करा था, कंप्लीट करा था। तो क्वेश्चन है कि हु कंप्लीटेड हीरो एंड लिएंडर, तो उसे कंप्लीट करा था जॉर्ज चैपमैन ने। और ये एक से दो तीन क्वेश्चंस हैं कि उसने ट्रांसलेट करा था होमर के इलियड एंड ओडिसी को, और जब कीट्स ने ये पढ़ा था उसके ट्रांसलेशन को तो कीट्स ने अपनी पोएम के थ्रू उसे जो है वो श्रद्धांजलि दी थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर के थ्रू। तो एक ही चैपमैन से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हुए। और चलिए इन क्वेश्चंस को मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। और जितनी देर में मैं लिखूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके पास छोड़ के जाती हूँ। लियर किसने लिखा है? इतनी देर में मैं लिख रही हूँ, आप सोचिए लियर किसने लिखा है? He is known for his translations of Iliad, Odyssey, his reputation was cemented when with the continuation of Marlowe's Hero and Leander, with the continuation of Marlowe's Hero and Leander 1598 में है। एंड
Keats was overwhelmed when he the translation and he expressed his gratitude in his poem on first looking into चैपमैन्स होमर। ये किड्स की पोएम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो देखिए जॉर्ज चैपमैन, कई बार होता क्या है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेम मतलब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो होशियार होते हैं, बट कुछ अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्हें वो नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। तो चैपमैन जो है वो, आप खुद सोचिए कि चैपमैन जो है कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें से बनाए जॉर्ज चैपमैन के। सबसे पहले कि इलियड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट जो है वो किसने किया था। होमर के इलियड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट किया था जॉर्ज चैपमैन ने, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी रेपुटेशन जो है वो सीमेंटेड हुई थी जब उसने मार्लो की हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट करा था। और 19th सेंचुरी रोमांटिक एज का यंगर रोमांटिक कीट्स उससे इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने उसी को ग्रेटिट्यूड जो है वो अपना एक्सप्रेस किया था जब उसने पोएम लिखी थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो ये आप लिख लीजिए। और उसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लियर किसने लिखा है। मैं आपसे किंग लियर नहीं कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ लियर किसने लिखा है। तो लियर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर 4 ऑप्शन दिया जाए तो उसमें शेक्सपियर जो है, वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि सिर्फ लियर देख के कोई शेक्सपियर लगा देगा, लेकिन लियर शेक्सपियर का नहीं है। दिस प्ले इज रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड के द्वारा, ये मैं लिखूंगी नहीं, आप अपने आप लिख लीजिएगा। लियर इज अ प्ले रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड। किंग लियर शेक्सपियर ने लिखा है एंड लियर इज अ प्ले रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड। चलिए अब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे का फेमस एलिजाबेथन राइटर लेते हैं। The next famous writer is Sir Francis Bacon. फ्रांसिस बेकन, क्या आपको पता है कि उनको कहा जाता था he was the father of inductive philosophy and father of empiricism. अब ये भारी भयंकर भारी भरकम शब्द हैं क्या, इनके बारे में जान लीजिए। फ्रांसिस बेकन के बारे में जानते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ इंडक्टिव फिलॉसफी, फादर ऑफ एम्पिरिज्म। देखिए फादर ऑफ एसे मॉन्टेन है, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज फ्रांसिस बेकन। अब सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी हाई रैंक्स पर जो है वो काम किया, चांसलर एंड अटॉर्नी जनरल की तरह। उन्होंने हमेशा साइंस को रिलीजन के ऊपर जो है वो प्राथमिकता दी। वैसे भी आपको पता है कि ये जो एलिजाबेथन एज था, रेनेसांस स्वीप्ड इनटू इंग्लैंड, और कैसे जो है नई डिस्कवरीज और नए समुद्री मार्गों के माध्यम से कोपरनिकस के द्वारा जो है सोलर सिस्टम के बताने से काफ़ी कुछ लोगों को ज्ञान अर्जन जो है वो हुआ था। तो इससे बेकन ने हमेशा ये कहा
कि रिलीजन के ऊपर साइंस को महत्ता उसने दी। उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है दैट इज़ नोवम ऑर्गेनम और न्यू एटलांटिस। हालांकि उसके जो अचीवमेंट्स हैं, जो कहना चाहिए ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, वो हैं उसके एसेज जो कि 58 है नंबर में। बेकन के एसेज जो कि 58 है नंबर में। हर ऐसे अपने आप में एक मास्टरपीस है जो एक सीख देता हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये इंडक्टिव फिलॉसफी होती क्या है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर परिस्थितियां सही हों तो वो सही ही साबित होगा। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक वो आर्ग्यूमेंट है कि अगर कोई स्पीकर आर्ग्यूमेंट करता है और परिस्थितियां सही हों तो वो आर्ग्यूमेंट हाइपोथेटिकल नहीं होगा, वो सही ही साबित होगा। इसीलिए बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंडक्टिव फिलॉसफी। यही चीज़ एम्पिरिसिज्म है, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। बेकन के वर्क्स बता रही हूँ मैं आपको। नोवम ऑर्गेनम, ये वर्क्स हैं नोवम ऑर्गेनम एंड एसेज जो कि 58 इन नंबर्स। एंड द न्यू अटलांटिस। तो बेकन के मैंने आपको बताया कि ही प्रेफर्ड साइंस ओवर रिलीजन। बेकन इंडक्टिव फिलॉसफी के फादर, देखिए इंडक्टिव फिलॉसफी, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया, इट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट इज इंटेंडेड बाय द आर्ग्यूअर to be strong enough that if the premises were to be true then it would be unlikely that the conclusion is false। कहने का मतलब ये है कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है कि जो आर्ग्यूअर के द्वारा रखा जाता है और इतना स्ट्रांग होता है कि अगर प्रीमाइसेस इतनी स्ट्रांग हो तो कंक्लूजन वही आएगा जो उसने सोचा है, और कंक्लूजन कुछ और हो ही नहीं सकता। तो शॉर्ट में आपको फ्रांसिस बेकन के बारे में बताया। द नेक्स्ट इज, अब मैं यहाँ पे तक लिख लेती है, फिर मैं आपको हेवुड के बारे में बताऊंगी। टॉमस हेवुड, इसमें से भी कौन से क्वेश्चंस आते हैं। टॉमस हेवुड का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड हिम प्रोज शेक्सपियर, कि या प्रोज शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो मैं आपको यही चीज़ जो है वो बता रही हूँ, यहाँ तक आप लिख लीजिए। ये बेचारा जो हेवुड था इसके बारे में भी आपको मैं बताती हूं। देखो हेवुड वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को बेचारा जो है वो कुछ इतना नाम जो है उनका सॉर्ट ऑफ नहीं होता जितना होना चाहिए। शेक्सपियर बहुत नामी हो गए, ये बेचारे ऐसे ही रह गए। तो हेवुड के बारे में कहते हैं इसने एलिजाबेथन लिटरेचर और जैकोबियन लिटरेचर दोनों में ही अपना योगदान जो है वो दिया है। 200 से ज़्यादा प्लेज लिखे हैं, 200 से ज़्यादा प्लेज में इसका इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ 20 प्लेज जो हैं वो उसी के द्वारा ऑथर किए जाते हैं, जिनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स अब मतलब चूंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं नहीं तो ये कुल मिला के नहीं कहा जा सकता कि इसने कितने प्लेज जो हैं वो लिखे हैं। और इसको हेवुड को कहा गया था प्रोज शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब। ये मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। देखिए हेवुड, ही वॉज कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब। यहीं तक इसका जो कैरेक्टर है समाप्त नहीं हो जाता, इससे आगे भी मुझे आप लोगों को बताना है। चलो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हेवुड का बहुत ही फेमस प्ले है वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। हेवुड को प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है। बेचारे का जो इन्वॉल्वमेंट है 200 से ज़्यादा प्लेज में है, लेकिन फिर भी उसको उतनी जो है वो कामयाबी नहीं मिली, या उतना वो अव्वल दर्जे का वो नहीं माना जाता लिटरेरी सर्कल में जितना शेक्सपियर को माना जाता है। तो हेवुड के कुल 20 प्ले जो हैं कहे जाते हैं उसने ऑथर किए। उसका एक
प्ले है बहुत ही फेमस, वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसके बारे में क्यों कह रही हूँ। वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, ये जो प्ले का टाइटल है ये शेक्सपियर के प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू से लिया गया है। मतलब टेमिंग ऑफ द श्रू में एक लाइन आई है उससे जो है ये लिया गया है। तो यहाँ पर ये हेवुड को हम शेक्सपियर से भी कनेक्ट जो है वो कर देते हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको हेवुड के बारे में बता रही हूँ कि हेवुड की जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेजेडी है इसकी है वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। और ये A Woman Killed with Kindness. The title of this play is taken from a proverb in Shakespeare's famous play टेमिंग ऑफ द श्रू। ये वही टेमिंग ऑफ द श्रू है जिसका सब प्लॉट जॉर्ज गैस्कॉइग्ने के द सपोजेस से लिया गया है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा रहता है। तो इसका जो टाइटल है वो शेक्सपियर के फेमस प्ले में टेमिंग ऑफ द श्रू में एक प्रोवर्ब है, वहाँ से जो है वो लिया गया है। और उसे प्रो शेक्सपियर किसने कहा है? चार्ल्स लैम ने उसे प्रो शेक्सपियर कहा। तो आप देख रहे होंगे सारे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। जो भी आप अगर टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप क्वेश्चन पेपर्स पलट के देखें तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे भी कि आपको कैसा जो है ये लेक्चर लगा। हालांकि आपके ओवरवेलमिंग रिस्पांस से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बता रही हूँ। अब जो नेक्स्ट मैं आपको जो फेमस जो राइटर के बारे में बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी बेन जॉनसन के बारे में। यहाँ तक कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं आपको बेन जॉनसन के बारे में बताऊंगी। कौन थे ये बेन जॉनसन? बेन जॉनसन वही थे जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा कि ये हर एक के बारे में टीका टिप्पणी करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। तो इन्होंने लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, स्पेंसर के बारे में कहा कि डाइड इन द वांट ऑफ ब्रेड। तो ये किसी के पे टीका टिप्पणी करने से एक्चुअली पीछे नहीं हटते थे। और ख़ुद क्या थे इनका, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको कि बेन जॉनसन जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल जो हैं वो फिगर थे अपने इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने ना अपने आसपास एक घेरा बना रखा था कि एज एफ कि बहुत ज़्यादा ये जो हैं बहुत लर्नेड हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि अनऑफिशियली द फर्स्ट पोएट लॉरिएट वाज बेन जॉनसन। अनऑफिशियली कहा है मैंने, ऑफिशियली नहीं कहा। तो क्यों? क्योंकि इनको उस समय एक पेंशन ग्रांट की गई थी, तो इसीलिए यह माना जाता है। लेकिन वो पेंशन फिर बाद में बंद कर दी गई थी क्योंकि इन्होंने इनके कुछ ऐसे कुछ विवाद हो गए थे। तो इसीलिए जो है ये इनके बेन जॉनसन एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे। उन्होंने अपने ही एक साथी एक्टर को मारने का उन पर आरोप भी लगा था। और ड्रामेटिस्ट से लड़ना, अपने आप को ऊपर समझना, राइवलरी विथ शेक्सपियर। और जो इनको पसंद करने वाले थे, सन ऑफ बेन भी आप लोगों ने सुना होगा, जो इनको मानते थे सन ऑफ बेन, उन्होंने अपने आप को नाम दे रखा था। हालांकि फिर भी एक फैक्ट कभी नहीं बदला जा सकता कि बेन जॉनसन एक बहुत बढ़िया प्ले राइट थे और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को लाने वाले बेन जॉनसन ही थे। ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉइस्चर। इन्होंने ये बताया कि इंसान के शरीर में जिस तरीके का ह्यूमर जो है, यानी कि जो फ्लूइड ज़्यादा होता है, ही बिहेव्स अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने जो ये फ्लूइड्स थ्योरी थी और जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ह्यूमर एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है मॉइस्चर, और ये लाने वाले यही थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर।
बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलराइज करा। इसके बारे में मैं आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बता रही हूँ। बेन जॉनसन, he was a very controversial one. He popularized comedy of humors humor means moisture, ये इनका मानना था कि जिस इंसान के अंदर जो चीज़ ज़्यादा होती है, जो फ्लूइड जो लिक्विड ज़्यादा होता है, ही बिहेव्स अकॉर्डिंगली। और इनकी कॉमेडी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वो इसी थ्योरी पर जो है वो आधारित जो है वो हैं। और इनके फेमस प्लेज जो मैंने अभी आपको बताए, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, आई होप कि अब आपको ह्यूमर वर्ड का मतलब हास्य से उन्होंने नहीं लिया था, दैट वॉज मॉइस्चर, फ्लूइड। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो ये है। और बेन जॉनसन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर के। इसके अलावा और भी उन्होंने जो है वो वर्क लिखे हैं, द डेविल इज एन एस। और लेकिन जो इनके सबसे ज़्यादा फेमस जो वर्क्स हैं वो हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगी कि शेक्सपियर ने अपने जो हिस्ट्री प्लेस के सोर्सेज हैं वो कहाँ से जो है वो लिया है। तो इसके बाद में अब आपको एक इम्पॉर्टेंट जो एलिजाबेथन क्रॉनिकलर्स यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे उसके बारे में बता के यहीं पर इस एज को जो है वो समाप्त कर रही हूँ। तो आई होप कि मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं और जो बताया है, एक एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट बताई है मैंने आप लोगों को। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रैफल हॉलिनशेट, क्रॉनिकलर्स के बारे में बता रही हूँ। रैफल हॉलिनशेट, ये नाम जिन्होंने भी शेक्सपियर पढ़ा है सभी लोगों ने ये नाम जो है वो सुन रखा है। इनका जो फेमस वर्क है ये है क्रॉनिकल्स ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये आया था 1577 में और इसमें शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेस के लिए मटेरियल जो है वो लिया है, जैसे मैकबेथ, किंग लियर, सिम्बलीन। ये इसमें से शेक्सपियर ने अपना जो है इसमें से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड मैकबेथ के लिए पूरा प्योर इसमें से नहीं, लेकिन जो हिस्ट्री जो इंग्लैंड की या स्कॉटलैंड की हिस्ट्री जो बताने के लिए वो यहाँ से जो है ये लिया गया है। सोर्स फॉर शेक्सपियर्स मैकबेथ एंड किंग लियर एंड सिम्बलीन। अब ये हिस्ट्री वैसे हिस्ट्री प्योर हिस्ट्री प्लेस नहीं है, जो प्योर हिस्ट्री प्लेस है वो इसका नहीं, लेकिन जहाँ पर इंग्लैंड की संबंधित
जो हिस्ट्री की बात आती है तो वहाँ से रैफेल हॉलिंशेड का जो है वो लिया गया है। जैसे मैकबेथ को स्कॉटलैंड की हिस्ट्री दिखानी थी तो इसीलिए यहाँ से लिया गया, किंग लियर ब्रिटेन का, और सिम्बेलिन भी जो है वो ब्रिटिश किंग के रूप में ही जो है वो दिखाए गए हैं, तो इसीलिए इनमें से यहाँ से ये मटीरियल जो है वो लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थॉमस नॉर्थ। देखिए ये है इनका, इन्होंने ट्रांसलेशन किया है प्लूटार्क्स। ये भी आपने काफ़ी बार जो है नाम सुना होगा कि ही इज़ नोन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। प्लूटार्क्स, एक मिनट, पैरेलल लाइव्स। प्लूटार्क ने, सर थॉमस नॉर्थ ने प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स को जो है वो ट्रांसलेट करा है। हालांकि उनके बारे में इतनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं पता है, और ये जो है पैरेलल लाइव्स में से शेक्सपियर ने अपने प्लेज का प्लॉट जो है वो लिया है। ये वर्ड आप लोगों ने पैरेलल लाइव्स और ये सब जो है काफ़ी बार सुना होगा। ये थॉमस नॉर्थ का है। ही इज़ नोन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। तो ये कुछ वर्क थे, कुछ राइटर्स थे। मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है मैं जो है इसको मिटा दूँगी। अच्छा, इसमें भी शेक्सपियर ने कौन से प्लेज में जो है वो लिया था? जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, टाइमन ऑफ एथेंस, कोरियोलिनस, ये जो है इनमें से पैरेलल लाइव्स में से जो है वो प्लॉट जो है वो सोर्स जो है वो लिया गया है। ओरिजिनल प्लेस तो कम ही होते थे, कहीं ना कहीं से हिस्ट्री जानने के लिए लिया जाता था। तो रैफेल हॉलिंशेड का क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड और प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स में से काफ़ी शेक्सपियर के प्लेज के सोर्सेज जो हैं वो मिलते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया हो। जितनी भी मैंने शॉर्ट कैप्सूल फॉर्म में ही बताया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं अपनी तरफ से जितना भी कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। लेकिन कुछ थोड़े दिन से तबीयत ढीली हो रही है, इस वजह से चाह तो ये भी रही हूँ कि लेक्चर इसका भी दे दूँ, ग्रामर का, वो भी बहुत जल्द उस पर वर्क करूँगी। और बस आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसके बारे में अगर आप एक्स्ट्रा कुछ वो जानकारी चाहते हैं तो आप किसी भी माध्यम से जो है वो अगर आपके पास बुक्स वगैरह भी नहीं है तो आप इलेबरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट। क्योंकि जितना कैप्सूल फॉर्म में आपको मिल रहा है, अगर आप पहले इनसे ही नोट्स बना लीजिए, और नोट्स या कोई भी जो मटीरियल मैं दे रही हूँ दैट इज़ क्वालिटी मटीरियल, कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि एक जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल मैं दे दूं। वो मेरी नेचर ही नहीं है कि मैं ना अपनी जो क्लासेस चलती हैं उनमें तो कर ही नहीं सकती हूँ, और यूट्यूब पे भी जो मुझ पे इतना विश्वास करके बैठे हैं तो मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती हूँ। तो विश्वास बनाए रखें, अपना प्यार यूँ ही देते रहें, और दो चार जो ना चाहने वाले हैं वो भी यही करते रहे जो वो करना चाहते हैं। ओके, गुड बाय एंड गुड नाइट।